हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो अर्थात लेक्चर नंबर 17 में आपने पढ़ा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन। हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि इसका कौन कौन सा एप्लीकेशन है, और ये दो एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी दो सेल्स दिए हुए हैं तो दोनों के ईएमएफ का रेशियो क्या होगा, या एक सेल का ईएमएफ दूसरे सेल के ईएमएफ से कितना गुना बड़ा है या छोटा है। यह कंपैरिजन का मतलब हुआ। तो हम कंपेयर करेंगे ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि एक सेल का ईएमएफ दिया हुआ हो तो हम उसके टर्म में दूसरे सेल के ईएमएफ को हम निकाल सकते हैं। दूसरा इसका है एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो हम सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो मैं एप्लीकेशन जो है, यह दो तरह के एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के। तो देखते हैं पहले टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो देखिए, मैं फिगर बना रहा हूं, कैसे इसको अरेंज करेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे सेल्स को, ड्राइविंग सेल्स को या रियोस्टेट को। तो देख लें, ये सपोज कीजिए कि कॉपर स्ट्रिप्स के द्वारा जुड़ा हुआ यह पोटेंशियोमीटर वायर है। मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है यह कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, और यह 5 मीटर लंबा हो सकता है, 7 या 10 भी हो सकता है, लेकिन हम 5 मीटर मानकर चलते हैं कि 5 मीटर अगर है तो यह 5 सेगमेंट में है और कॉपर स्ट्रिप्स के मदद से जुड़ा हुआ है। तो हम यहां एप्लीकेशन में पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं। सपोज कीजिए कि यह पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर को हम दिखा रहे हैं ए बी के द्वारा, और इसके पूरा लेंथ को हम कैपिटल एल से दिखा रहे हैं या स्मॉल एल से दिखा रहे हैं। तो पूरा लेंथ एल है, और इसके नीचे लगा हुआ है एक स्केल, मीटर स्केल लगा हुआ है लेंथ मेजर करने के लिए। अब हम दिखाते हैं कि इसको हम सर्किट में जोड़ते कैसे हैं। यह ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, इससे हम रियोस्टेट के मदद से एक ड्राइविंग सेल हम जोड़ रहे हैं। यह मान लीजिए कि ड्राइविंग सेल है, इसको हम ड्राइविंग सेल बोल रहे हैं। और ये आपको रियोस्टेट, एक एमीटर जोड़ रहे हैं, यह एमीटर है, और एक स्विच लगा दे रहे हैं। चलिए एक स्विच भी लगा देते हैं। यहाँ स्विच है, इस स्विच को हम दिखा रहे हैं ऐसे। यह स्विच एस है, और इसको हम जोड़ दे रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर से। यहां दो सेल है, ये दो सेल एक्सपेरिमेंटल सेल है। यह दो सेल एक्सपेरिमेंटल सेल है। एक का ईएमएफ मान लीजिए E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है। इस दोनों सेल को हम जोड़ रहे हैं थिक वायर से, थिक कॉपर वायर से हम इसको जोड़ रहे हैं, और शॉर्ट वायर से। थिक और शॉर्ट इसलिए कि वायर जितना छोटा होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही कम होगा, और थिक जितना मोटा होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही कम होगा। इसलिए थिक और शॉर्ट वायर से हम इसको कंडक्टर से जोड़ दे रहे हैं।
अब यहां हम 2 वे स्विच लगाएंगे, या 2 वे स्विच लगेगा। यह स्विच 1 है और यहां स्विच हम दिखा रहे हैं, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। यह 2 वे स्विच है। यहां एक रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं, जोड़ते हैं ताकि जर्क नहीं आवे, करंट आवे तो करंट जर्की करंट नहीं आवे, बड़ा करंट नहीं आ जाए, इसलिए हम एक रेजिस्टेंस भी जोड़ देते हैं प्रैक्टिकली। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हम यहाँ जोड़ नहीं रहे हैं वैसे इसको। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर हम जोड़ देते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर की मदद से एक जॉकी को जोड़ते हैं। यह जॉकी क्या है? यह जॉकी क्या है कि गैल्वेनोमीटर के वायर से जो जॉकी जुड़ा हुआ है, जॉकी का शेप कुछ ऐसा ही होता है, और यहाँ पर एक नीब की तरह एक मेटेलिक निकला रहता है। इसके वायर से ये एक तरफ से गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है, और दूसरे तरफ से हम इसको वायर पर कहीं भी रखते हैं तो सर्किट में यह सर्किट बन जाता है। तो हम एक जॉकी का प्रयोग करते हैं, जॉकी जे है। अब यदि हम की के स्टड को 1 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो इवन सेल जो है यह सर्किट में आएगा, इसका सर्किट क्लोज हो जाएगा। और यदि हम 2 और 3 के बीच में इस स्टड को निकाल लिए 1 और 3 के बीच से, और 2 और 3 के बीच में स्टड डालेंगे तो यह आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा और E2 सर्किट में आ जाएगा। तो हम अभी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे और एक कांस्टेंट करंट हम भेजते हैं I, अगर कांस्टेंट करंट भेजते हैं तो अभी तो देख रहे हैं कि जो करंट जाएगा AB से होकर इस सर्किट में बहेगा। ये ड्राइविंग सेल है, हमने माना कि इसका EMF E है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ड्राइविंग सेल का EMF हमेशा E1 या E2 से बड़ा होना चाहिए, E1 से भी बड़ा होना चाहिए और E2 से भी बड़ा होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए ड्राइविंग सेल EMF का, अदरवाइज हमको बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ड्राइविंग सेल का EMF E1 और E2 से बड़ा होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इससे होकर कांस्टेंट करंट, रियोस्टेट और सेल की मदद से कांस्टेंट करंट भेजते हैं, और यह कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो करता है। अब हमने सपोज किया कि हम 1 और 3 के बीच पहले स्टड डाला, तो 1 और 3 के बीच जब स्टड डाला तो कुछ करंट इधर से बहेगा और कुछ करंट इधर से भी बहेगा, दोनों तरफ से करंट का फ्लो होगा। अब हम यदि जॉकी को कहीं सटाएं तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हम बाईं ओर रखते हैं तो किसी एक दिशा में डिफ्लेक्शन होता है, तो अगर दाईं ओर रखेंगे तो दूसरी ओर उसका डिफ्लेक्शन होता है। दोनों अलग अलग, अगर हम ए के तरफ रखते हैं तो अगर लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हुआ, तो अगर बी पर रखेंगे तो राइट की ओर उसका डिफ्लेक्शन होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखते हैं, तब हम समझेंगे कि सर्किट हमारा सही जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ खोजते हैं। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब यह होता है कि जब हम जे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पोटेंशियोमीटर पर ऐसा होना चाहिए जहां का पोटेंशियल यहां E1 के EMF के बराबर हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं फ्लो करे। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब यह है कि इसके इस एंड का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हम बैलेंसिंग लेंथ खोजते हैं। सपोज कीजिए कि हमको L1 लेंथ पर, पहला L1 पर हमको बैलेंसिंग लेंथ मिल गया। L1 बैलेंसिंग लेंथ है। तो बैलेंसिंग लेंथ कैसे खोजे? हमने स्टड को रखा
और धीरे धीरे हमने स्लाइड कराया, देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर 0 की ओर खिसक रहा है और एक ऐसी स्थिति आएगी कि गैल्वेनोमीटर के निडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वह 0 पर आ जाएगा। वहां हम मीटर स्केल से पढ़ लेंगे कि ए और जे के बीच की लंबाई क्या है। यह लंबाई अगर L1 है, कुछ भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, वह L1 हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि इफ x बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, x इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ of potentiometer wire and L1 is the balancing length. अब इसका मतलब क्या हुआ? इससे होकर करंट नहीं बहता है। इसका मतलब है कि E1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि J पर जो पोटेंशियल है 1 पर भी वही पोटेंशियल है, यदि इसको हम 1 और 3 के बीच स्टड हम लगाए हुए हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि ए जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। मैंने बताया था कि सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर तब होता है जब सेल से होकर कोई करंट नहीं बह रहा हो। इस स्थिति में चूंकि करंट इस E1 से होकर बह नहीं रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 0 बता रहा है डिफ्लेक्शन, तो अगर बह नहीं रहा है इसका मतलब है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह ईएमएफ के बराबर होगा, अर्थात E1 के बराबर होगा। तो E1 बराबर हम क्या लिखेंगे? तो E1, इसलिए E1 बराबर हो जाएगा X इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। L1 से गुना कर देंगे तो XL1 A और J के बीच का रेसिस्टेंस हो जाएगा, और इसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो I तो यह बह रहा है कांस्टेंट करंट, इससे होकर करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब सभी I करंट अब A से J की ओर बह रहा है, B तक, B से होते हुए जा रहा है। तो हम XL1 इंटू I हम लिख सकते हैं, यह E1 का वैल्यू हो जाएगा। अब हमने स्विच ऑफ किया, स्विच को ऑफ किया, स्टड को निकाला, 1 और 3 के बीच से हमने स्टड को निकाल दिया और 2 और 3 के बीच स्टड डाला। अब 2 और 3 के बीच स्टड डाला, E1 आउट ऑफ सर्किट हो गया, E2 से होकर करंट बहना शुरू हो गया। फिर पूर्व की तरह हमने सपोज किया कि पूर्व की तरह हम फिर खोद रहे हैं, सर्च कर रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगा। मैंने बताया था कि बैलेंसिंग लेंथ जब मिल जाएगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उस पॉइंट को खोद रहे हैं। हमने जॉकी को इधर उधर हमने स्टड को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे एक पॉइंट मिला, सपोज कीजिए कि यहां पॉइंट मिला। अब यहां जब पॉइंट मिला J, तब ए जे बता रहा है L2 लेंथ, हम लेंथ मीजर किए। किससे मीजर किए? यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल में एक मीटर स्केल रखा हुआ है। इस मीटर स्केल पर हम देख लीजिए यह लेंथ कितना है। ए जे अब L2 है, यह बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह ए और इसका मतलब है कि ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह E2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, और E2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही उसका EMF होगा से दूसरे सेल का। तो दूसरे सेल का EMF हम इसी तरह से निकालते हैं कि E2 बराबर हो जाएगा XL2, यह रेसिस्टेंस हुआ, इसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हम दोनों का रेशियो जब निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1/2 तो हो जाएगा E1/E2
इज इक्वल टू आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज L1 बाई L2। अब L1 और L2 मालूम है हमको, तो E1 और E2 का रेशियो भी हमें मालूम है। अब जरा सोचिए कि अगर E2 का वैल्यू हमको पहले से मालूम है तो हम लिख सकते थे E1 बराबर है L1 बाई L2 इंटू E2, और इस तरह से हम EMF निकाल सकते हैं। ओके।